शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब और मैं एनएन न्यूज के दिल्ली स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। खातिनो हजरात, इस वक्त मशरिक वस्ता में जंग चल रही है और दुनिया भी एक नई बहस की तरफ बढ़ रही है। इसराइल के गैर कानूनी एटमी हथियारों को दुनिया के अमन अमान के लिए खतरा माना जाता है और इस सिलसिले में दुनिया भर में अब यह बहस हो रही है कि क्या इसराइल दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। इसी सिलसिले में अब कुछ ममालिक भी बात कर रहे हैं कि क्या इसराइल के गैर कानूनी एटमी हथियारों को तबाह करने का वक्त आ गया है, और साथ ही में कि जो इसराइल ने अब तक गाजा में किया है और उस सिलसिले में पहले ही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्हें नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देकर उसके खिलाफ जो है एक गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में इन तमाम मसाइल पर बात करने के साथ साथ कुछ अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे आपको सबसे पहले कि ईरान ने अपनी ताजा लहर में इसराइल के अंदर आग बरसा दी और वहां की इसराइली फौज घबराकर शेल्टर्स में छुपने के लिए जो है मजबूर हो गई। और इसी असना में जो आम लोग हैं उनको छोड़कर इसराइली फौज शेल्टर की तरफ बढ़ने लगे, जिस असना में कई आम शहरी जो है जख्मी हो गए। और यह भी बताया जाता है कि कई शेल्टर्स में सिविलियन के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि इसराइली फौज ने कहा कि सबसे पहले हमें हक है कि हम शेल्टर के अंदर जाकर अपनी जान को बचाएं। इस सिलसिले में एक अहम अपडेट सामने आ रहा है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हालिया मिसाइल हमलों के बाद एक और अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां पर बम शेल्टर्स की तरफ दौड़ने के दौरान कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। और बताया जाता है कि ये लोग इसलिए जख्मी हो गए क्योंकि इसराइली आर्मी ने जब देखा कि मिसाइल ईरान की तरफ से आ रहे हैं जिन्हें आयरन ड्रोम नहीं रोक सका, तो उन्होंने सिविलियन से कहा कि सबसे पहले हम शेल्टर के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें अपनी जिंदगी बचानी है। और इसी बड़गम में आम शहरी वहां पे इसराइल के अंदर जख्मी हो गए। उसके बाद इसराइली फौज के खिलाफ वहां पे एहतिजाज भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, इसराइली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक मिसाइल हमलों के बाद जब सायरन बजी तो बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात की तरफ भागे, जिनमें से इसराइली फौज भी शामिल थे, जिसके दौरान भगदड़ मच गई और कई अफराद जो है गिरकर जख्मी हो गए। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय इसराइली फौज शेल्टरों में गिरी। और यह भी बताया जाता है कि जो लोग जमीन पर गिर गए थे इस भगदड़ में, इसराइली फौज ने अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर भी जो है चलना शुरू कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इसमें कई लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं और वाज़ा तफसीलात सामने अभी तक नहीं आई है। ताहम इमदादी टीमों ने यह दावा किया है कि वो मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद फराहम करेगी। वाज़ह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान बार बार मिसाइल हमलों के बाइस शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के लिए दौड़ना पड़ता है और ऐसे वाक़ात में भगदड़ के 22 जख्मी होने के केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं। और यहां पे ये अहम बात भी है कि जब से ईरान ने पलटकर वार कर दिया है और इसराइल के अंदर जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर आग बरसा दी है, अब वहां की आर्मी जो है, इसराइल की आर्मी, वो सिविलियन को जो है बंदूक की नोक पर अपने इर्द गिर्द रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जो है सिविलियन पे अटैक नहीं करता है और खुद की जान बचाने के लिए अब वो बंदूक की नोक पर सिविलियन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जो है अपने फौजी अड्डों के आसपास रखते हैं। और इसी असना में यह खबर भी सामने आती है कि जब भी किसी फौजी अड्डे पर, जो इसराइल का फौजी अड्डा है, जब उस पर हमला होता है तो वहां इसराइली आर्मी जो है सिविलियन को अपनी डाल बनाकर इन हमलों से बचने की कोशिश करती हैं। और जिस तरीके से अब यह बहस भी चल रही है कि ईरान के पास जो गैर कानूनी तौर पर एटमी हथियार हैं, क्या उन्हें तबाह करने का वक्त आ गया है, और इसराइल के पास जो गैर कानूनी तौर पर एटमी बम उसने बनाए हैं, यहूदियों ने जो एटम बम बनाया है, उसे दुनिया के लिए, दुनिया के अमन अमान के लिए खतरा समझा जाने लगा है। और इस सिलसिले में अब लेबनान ने भी कह दिया है कि इसराइल जो है खत्ते के लिए खतरा है। और साथ ही में यह भी बताया है कि इसराइल के पास जो गैर कानूनी हथियार हैं उनके खिलाफ भी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। और वहीं पे यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर बदतरीन हालत के लिए तैयारियों का अंदिया दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन इंतजामिया मशरिकी वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रही है ताकि मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी पोजीशन मजबूत बनाई जा सके। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के हुक्काम ने पहली बार तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाइयों में खुदकार ड्रोन किश्तियों और खुदकश किश्तियों के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है।
जो खित्ते में जंगी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है। ज़राए के मुताबिक अगर सफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो अमेरिकी इंतजामिया ईरान के अंदर अहम अहदाफ को कंट्रोल करने के लिए जमीनी फौज की तैनाती समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रही है। इनमें ईरान की एटमी तनसीबात से अफजूदा यूरेनियम निकालने और अहम ऑयल हब जजीरा खारिज पर कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे शामिल हैं, जहां से ईरान की तकरीबन 90% तेल बरामदात होती हैं। इसके अलावा अपनाए हरमुज के करीब जजाए पर कब्जे या फिजाई हमलों के जरिए ईरानी तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की तजावीज भी जेर गौर है। अमरीकी हुक्काम का मानना है कि जजीरा खारिज पर कंट्रोल हासिल करने से ईरानी पासदारानी इनकलाब को माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पे ईरान ने भी ऐसे अड्डू को जो है नुकसान पहुंचाया है और हमला किया है जहां से ईरान को लगता है कि अमेरिका को फायदा पहुंचता है या उसकी आर्मी को, उसकी मिलिट्री को फायदा पहुंचता है। यानी पहले हम सोच रहे थे कि ईरान जो है कमजोर बनकर सामने आएगा और 2-3 घंटों में यह जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 1 महीना मुकम्मल होने को है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की गर्दन दबा दी है, अब अमेरिका पूरी दुनिया में फिरता चलता है कि मुझे इस जंग से नजात दिलाओ। और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि जंग आपने शुरू की है लेकिन खत्म हमारी शर्तों शुरूत पर होगी। और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे बयान देते हैं ताकि उनकी छवि, उनकी रेपुटेशन, उनकी पहचान बतौर सदर अमेरिका के बनी रहे। लेकिन दुनिया जो है इस बात को जान चुकी है कि अमेरिका के सख्त महंगे हथियार उन्हें ईरान तबाह कर चुका है। इब्राहिम लिंकन, उसको भी नुकसान पहुंचा। F-18, F-13, F-15, F-35 ये तमाम जो लड़ाका तैयारे हैं इन्हें जो है ईरान ने मार गिरा दिया है। और जो अमेरिका का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड सिस्टम, उसको ईरान अब तक तबाह कर चुका है। यानी अब अमेरिका भी समझ चुका है कि उसका दिवालिया निकलने वाला है, उसकी मैशियत बुरी तरह मुतासिर हो रही है और आगे जंग लड़ने के लिए ना अमेरिका के पास हिम्मत नजर आती है और ना ही पैसा, क्योंकि जो उसके पास इंटरसेप्टर्स थे वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, जैसे कि बैनुल अक़वामी सतह का मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही में ये कि जितने इंटरसेप्टर्स अमेरिका ने आज तक बनाए थे उनमें से तकरीबन 80% खत्म हो चुके हैं और अब इस 80% की कमी को दोबारा पूरा करने के लिए बताया जाता है माहिरीन के मुताबिक अमेरिका को 8 साल लगेंगे। यानी अमेरिका को पता है कि उसका दिफाई निजाम खत्म हो चुका है, ईरान ने उसकी बजा दी है, ईरान ने उसका थर्ड सिस्टम जो है उसके परखंजे उड़ा दिए, उसके F-15, F-16, F-35 लड़ाका तैयारे उनको भी जमीन बोस कर दिया। और साथ ही में यह खबर भी आ रही है कि इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जंगी जहाज, उसको भी ईरान ने अपने जद में लाया और उसको नुकसान पहुंचाया। और इब्राहिम लिंकन और उसमें अमेरिका के फौजी वो अब ईरान की सरजमीन से, उसकी हदूद से बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें खौफ लगा था कि बस पलक झपकती ही अब हमारी भी मौत होने वाली है। लेकिन रिपोर्ट्स में जो बात सामने आ रही है वो ये कि इब्राहिम लिंकन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ईरानी हमले में तबाह हो चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफारतकारी को मौका देने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात की मोहलत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है कि अमेरिका को पता है कि अगर मैंने जो पावर प्लांट्स हैं ईरान की उन पे हमला कर दिया तो पता नहीं ईरान किन किन चीजों पे हमला कर देगा, क्योंकि जो अमेरिका की माशियत है वो बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर हो रही है। वहां लोग सड़कों पर आकर एहतिजाज करते हैं ट्रंप के खिलाफ और कहते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है और अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसे यह एहसास अब हो गया है कि अमेरिका का टैक्स पेयर का पैसा इसराइल की जंग में सर्फ हो रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरीके से इसमें पलटवार कर दिया, न सिर्फ मिलिट्री डैमेज हुआ है अमेरिका का बल्कि उसकी माशियत भी बुरी तरह जो है मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में माहिरीन का यही कहना है कि ईरान ने जो है एक बार ठान ली है कि वो इस जंग में अमेरिका को जीतने नहीं देगा। हालांकि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया को बताए कि इस जंग में मैं बहुत आगे हूं, लेकिन हकीकत यह है और बैनुल अक़वामी सतह पे जब आप माहिरीन की तजिया निगारी को देखेंगे तो यह बात साफ नजर आती है कि ईरान झुकने वाला नहीं बल्कि उसने अमेरिका और इसराइल को घुटनों पे ला दिया है। और अब जो मुज़ाकरात की बात हो रही है
इसमें अपर हैंड जो है वो ईरान का है, क्योंकि एक तरफ जो है अमेरिका वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान उसको भागने की इजाजत नहीं देता। और साफ तौर पे ईरान ने कहा है कि अमेरिका एकतरफा जंगबंदी नहीं कर सकता, अगर किया तो भी हम अपने हमले नहीं रोकेंगे। और जो शराइत ईरान ने रखे हैं जंगबंदी के लिए, वो अमेरिका के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। और दुनिया उन शराइत से यह अखज़ कर लेती है साफ साफ कि किस तरीके से इस वक्त ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बार्गेनिंग पोजीशन में है और अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है। जो शर्त और शराइत ईरान ने रखे उसमें सबसे अहम शर्त यह भी है कि ईरान ने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को कहा कि जितना मेरा नुकसान हुआ है इस जंग की वजह से उसका मुआवजा आपको देना होगा। आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को बता दिया ईरान ने कि तुम्हारे कहने या ना कहने से जंग खत्म नहीं होगी, जब मैं चाहूंगा तब जब जंग खत्म होगी। आंखों में आंखें डाल के ईरान इस वक्त जो है अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है। और अगर जो माहिरीन है बैनुल अक़वामी सतह पे उनकी माने तो अमेरिका का अब तक जो नुकसान इस जंग में हुआ है वो अब इसे गिनने के लायक भी नहीं। जिस तरीके से उसकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री पोजीशन को, मिलिट्री रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, अब अमेरिका मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहा दुनिया में। हालांकि यह अलग बात है कि उसके जो इत्तेहादी है अमेरिका के, वो इस जंग में तो उसके साथ नहीं आए, लेकिन उसकी साख्त बचाने के लिए कहीं ना कहीं बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को अकेले दिखा दिया कि वो अमेरिका जिसे आप सुपर पावर कहते हैं, वो अमेरिका जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसकी मिलिट्री सबसे बेस्ट है, इसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, देखो जी मैंने इसको घुटनों पे कैसे ला दिया। अब ट्रंप जो है वो कहते हैं कि 6 अप्रैल तक मैंने मोहलत दे दी है, जबकि ईरान की तवानाई तंसीबात पर मुमकिन हमले 10 दिन के लिए रोक दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया की सालसी में जारी मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक ईरान ने ताहाल अमरीकी तजावीज़ पर हतमी जवाब नहीं दिया, ताहम गैर सगाली के तौर पर पाकिस्तानी परचम वाले ऑयल टैंकर्स को अपना हरमुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, जिसे अमेरिका मुस्बित पेशरफ्त करार दे रहा है। पाकिस्तान ने भी तस्दीक की है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सफारती राब्तों में अहम किरदार अदा कर रहा है। वाज़ह रहे कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी को 28 दिन हो चुके हैं, जिसकी आलमी मईशत और खित्ते के अमन पर गहरे असरात भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस हवाले से आपको एक अहम खबर बता दें, एक अहम खबर आपको बताना चाहेंगे इस हवाले से जो सामने आ रही है। आपको ये अहम खबर जो है आप तक पहुंचा दे कि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि इस जंग को लेकर भारत में भी या खुसूसन कश्मीर में भी यह अफवाहें चल रही थी कि यहां पे लॉकडाउन होने वाला है। यह अफवाहें कई बार गर्दिश कर रही थी और इन अफवाहों की वजह से यह अफवाहें भी चली थी कि यहां पे तेल की किल्लत होने वाली है, एलपीजी गैस की किल्लत होने वाली है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुतलका हुक्काम ने और यहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को साफ कर दिया लोगों के लिए कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वाफिर मिकदार में जखायर यहां पे हैं, एलपीजी के भी हैं और तेल के भी हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि यहां पेट्रोल पंप्स पे जो है काफी भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन इस हवाले से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुकूमत हिंद ने साफ वाज़ा तौर पर कर दिया है कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा इंडिया में, जम्मू कश्मीर में कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन के नफाज से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ा किया कि ऐसी किसी भी तजवीज़ पर गौर नहीं किया गया और न ही कोई ऐसी सूरत-हाल दरपेश है। नई दिल्ली में बैनुल वजारती ब्रीफिंग के दौरान वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल और डीजल का कम से कम 2 माह का वाफिर जखीरा मौजूद है, इसलिए आवाम को किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आइंदा महीनों के लिए खाम तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर यकीनी है, जबकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दस्तयाबी भी तसल्ली बख्श सतह पर बरकरार है। सार्फिन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए कमर्शियल एलपीजी की फराहमी में 70% तक इजाफा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सन्नती शोबों को तरजीह दी जा रही है। सुजाता शर्मा के मुताबिक अफवाहों के बायस मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गैर जरूरी रश
और लंबी कतारें देखने में आई। हालांकि मुल्क में ईंधन की कोई किल्लत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जहां दुनिया के कई ममालिक में ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा गया, वहीं भारत में हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए माली दबाव खुद बर्दाश्त किया ताकि कीमतों को मुस्तकिम रखा जाए। उन्होंने बताया कि 2022 के बाद से ईंधन की कीमतों में या तो कमी आई है या वो मुस्तकिम रहे हैं। और इस हवाले से आपको यह भी बता दूं कि जो लोग खदशा जाहिर कर रहे थे कि एलपीजी या डीजल या पेट्रोल जो है ये खत्म होने वाला है, इस बारे में मुतलका हुक्काम ने जो है पहली बात की है। उस सिलसिले में हम कल भी स्पेशल प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन आपको ये राहत की बात बता दें कि जहां पे 2 महीने के लिए हमारे मुल्क में ज़खायर मौजूद हैं, वहीं पे आज ताज़ा सप्लाई जो है एलपीजी की वो भी यहां पे पहुंची है। फिलहाल एक और अहम खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के हुकूमती इदारे से वाबस्ता एक फोरम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने इसराइल को सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अगर इसके सफारती अमले को किसी भी जगह नुकसान पहुंचा तो इसका भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा और अगर इसराइल की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई या खतरा पैदा हुआ, चाहे वो ईरान के अंदर हो या दुनिया के किसी और हिस्से में, तो इसका सख्त रद्द अमल सामने आएगा। यह रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुबैना तौर पर तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब फिजाई हमले किए गए। इत्तलात के मुताबिक हमले सफारत खाने के करीब इलाकों में हुए जहां धमाकों के बायस इर्द गिर्द की इमारतें लर्ज गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अगरचे पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत और अमला महफूज रहा, ताहम करीबी इलाकों में होने वाले धमाकों से शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने वाज़ा किया है कि वह अपने सफारती मशीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी जाहिरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। और इस असना में पाकिस्तान ने इसराइल से कहा है कि ये कतर नहीं है। पाकिस्तान ने इसराइल से कहा है कि हम कतर नहीं हैं, इसलिए आप एहतियात करें। इस सिलसिले में आपको बता दूं, पाकिस्तान के हुकूमती इदारे से वाबस्ता एक फोरम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने इसराइल को सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अगर इसके सफारती अमले को किसी भी जगह नुकसान पहुंचा तो इसका भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा और अगर इसराइल की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई या खतरा पैदा हुआ, चाहे वो ईरान के अंदर हो या दुनिया के किसी और हिस्से में, तो इसका सख्त रद्द अमल सामने आएगा। यह रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुबैना तौर पर तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब फिजाई हमले किए गए। इत्तलात के मुताबिक हमले सफारत खाने के करीब इलाकों में हुए जहां धमाकों के बायस इर्द गिर्द की इमारतें लर्ज गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अगरचे पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत और अमला महफूज रहा, ताहम करीबी इलाकों में होने वाले धमाकों से शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने वाज़ा किया है कि वह अपने सफारती मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी जाहिरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से आपको बता दूं कि एक और अहम खबर सामने आ रही है और लोगों के लिए बड़ी राहत की बात भी हो सकती है। मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बढ़ती हुई आलमी कीमतों और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में नुमाया कमी का ऐलान किया। इस फैसले के तहत भारत में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से कम करके 3 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपए से कम करके 0 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जिसका मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के दबाव के असरात को कम करना है। हुक्काम के मुताबिक हालिया आलमी तवन्नाई बहरान जो मशरिक वस्ता में कशीदगी और आबनाई हरमुज के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल से जुड़ा हुआ है, इसने खाम तेल की कीमतों में इजाफा किया। इसी तनाजुर में हुकूमत ने यह टैक्स कमी करते हुए पेट्रोलियम कंपनियों पर माली दबाव कम करने और कीमतों को मुस्तकिम रखने की कोशिश की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी इजाफा रुकने में मदद मिलेगी, जबकि सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ हासिल होगा। दूसरी जानिब हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वह अफवाहों पर यकीन ना करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर एतमाद करें। पेट्रोलियम कंपनियां भी सार्फिन को यकीन दहानी करा रही हैं कि मुल्क में ईंधन की
दस्तयाबी बरकरार है और किसी किस्म की किल्लत की सूरत हाल मौजूद नहीं, जबकि हुकूमत की जानिब से सप्लाई चेन को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। और वहीं पे आपको यह बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने इंकिशाफ किया है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए मुतहरिक सफारती राब्ते कर रही हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोप का ये पुख्ता यकीन है कि ईरान के साथ आखिरकार एक सफारती हल तक पहुंचना नागुज़ीर है, जो खत्ते में खतरात और कशीदगी के खात्मे का बाइस बन सकता है। काया कलास के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इस मकसद के लिए अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है और जारी मुज़ाकरात में ताउन के तरीके तलाश किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ भी मुलाकात मुतवक्का है, जबकि पाकिस्तान और मिस्र भी इस सफारती अमल में शामिल हैं। उनका कहना था कि फ़िलिस्तीन के दरमियान मौक़िफ़ में नुमाया इख्तिलाफ मौजूद हैं, जिसके बायस मुज़ाकरात आसान नहीं। यूरोपीय अहदेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि एक जामा सफारती हल ही खत्ते में पायदार अमन को यकीनी बना सकता है और ईरान की जानिब से पैदा होने वाले खतरात को खत्म कर सकता है, खासतौर पर वो खदशात जो इसराइल को दरपेश है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान धमकियों के तबादले और हालिया पेशरफ्त के बायस कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है और आलमी सतह पर इस बहरान को मजीद शिद्दत इख्तियार करने से रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दूसरी जानिब एक बाखबर ईरानी ज़राया के मुताबिक तेहरान ने सालसू के जरिए 15 नुकाती अमरीकी तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब इरसाल कर दिया है और अब अमरीका के रद्दअमल का इंतजार किया जा रहा है। ज़राया का कहना है कि यह जवाब बुध की शाम भेजा गया। ज़राया ने यह भी दावा किया है कि अमरीका मुमकिन तौर पर जनूबी ईरान में जमीनी कार्रवाई की तैयारी के लिए वक्त हासिल करना चाहता है, जबकि इससे कबल एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने यह ऐलान कर चुके हैं कि ईरान ने अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अपनी 5 शराइत भी पेश की हैं, जिनमें जंगी नुकसानात का मुआवजा, मुस्तकबिल में जंग न होने की जमानत, तमाम महाजों पर जंग बंदी, इस तनाज़ में शामिल तमाम ग्रोहों का खात्मा, जंग बंदी में शामिल होना और आबनाई हरमुज पर ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना शामिल है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस बात की तस्दीक की है कि तेहरान अब भी अमरीकी मौक़िफ़ का जायजा ले रहा है, जिससे ईरानी पॉलिसी में किसी हद तक अबहाम भी जाहिर होता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसियों के जरिए जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां एक पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर को अपनी हदफ फिरिस्त से निकाल दिया है। पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया है कि इसराइलियों के पास इन दोनों रहनुमाओं की जियोग्राफी मालूमात मौजूद थी और इन्हें निशाना बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर था। तब पाकिस्तान ने अमेरिका से दरखास्त की है कि इन्हें हदफ से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये शख्सियात खत्म हो जाए तो मुज़ाकरात का अमल मुतासिर हो सकता है। ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका ने भी इसराइल से पीछे हटने की दरखास्त की, जिसके बाद यह फैसला किया गया। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खत्ते में कशीदगी उरूज पर है और सफारती कोशिशें भी जारी हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ार खारजा अब्बास अरागची ने सरकारी टीवी पर अपने बयान में कहा कि ईरान का अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं और तेहरान की पॉलिसी मज़ाहमत जारी रखने की है। उन्होंने वाज़ा किया कि ईरान जंग को अपनी शराइत पर ख़त्म करना चाहता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि अमेरिका किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करेगा और ईरान को मुआहदे के लिए दबाव में रखा जाएगा। एक आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश करदा अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है, जो तकरीबन 1 माह से जारी जंग को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। ओहदेदार ने कहा कि जंग के खात्मे का फैसला तेहरान खुद करेगा, न कि वाशिंगटन। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अपनी शराइत भी पेश की हैं, जिनमें मुस्तकबिल में हमलों से तहफ़्फ़ुज़ की जमानत और जंगी नुकसानात का माली मुआवजा शामिल है। ज़राया के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका की 5 नुकाती तजवीज़ तेहरान तक पहुंचाने में
अहम किरदार अदा किया, जो 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के खात्मे के लिए तैयार की गई थी। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इस मंसूबे में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ अहम बहरी रास्ते भी शामिल है, जबकि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज में कशीदगी के बायस आलमी मंडियां मुतासिर हो रही हैं और तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उन्हें खदशात है कि इस आबनाए हुर्मुज का गलत इस्तेमाल उनका दुश्मन या उनका कोई इत्तेहादी कर सकता है और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की वजह से इसे फिलहाल बंद रखा गया है। खातिन हज़रात, प्रोग्राम के इस मोड पे बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिस पे बात करना चाहते हैं आप भी और हम भी। कहा जाता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं सास बहू का झगड़ा, वो दिखाते हैं मियां बीवी का झगड़ा, और साथ ही में दिखाते हैं कि कहां पे दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई होगी। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसकी वजह से हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है, क्या इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है, क्या इसकी वजह से जो मियां बीवी झगड़ा करते हैं और जब उसको सोशल मीडिया पे उछाला जाता है तो क्या इससे मियां बीवी के बीच दूरी बढ़ती है या दूरी घटती है। और इसी हवाले से जो है आज असेंबली के अंदर बात हुई, वहां पे बात इस हवाले से हुई कि क्या हम उन लोगों को इजाजत दे सकते हैं जो गलत खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं और मियां बीवी का झगड़ा सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और समाज के सोशल फैब्रिक को खराब करते हैं। जुम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जुम्मा के रोज कार्रवाइयों के दौरान जाली खबरों और गलत मालूमात के बढ़ते हुए मसले पर अहम बहस हुई, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हुकूमत को इस हवाले से कानून साजी की हिदायत दी। बहस का आगाज एमएलए रणबीर सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के फरोग के साथ जम्मू कश्मीर में गैर रजिस्टर्ड वेबसाइट्स, पेजेस और ऑनलाइन चैनल्स की तादाद तेजी से बढ़ रही हैं, जिन पर कोई वाज़ा कानून लागू नहीं। उन्होंने निशानदेही की कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बेकाबू तौसी के बाइस न तो जवाबदेही मौजूद है और न ही खबरों की तस्दीक का कोई मौसर निज़ाम। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स और चैनल्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी जाए ताकि जाली खबरों के फैलाव को रोका जा सके। इस बहस में 14 अराकीन असेंबली और एक वजीर ने हिस्सा लिया, जिसके बाद नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि मीडिया इदारों को भी खुद एहतसाबी की जरूरत है और उन्होंने ये तय करना होगा कि वो किस सिमत में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया खुद इस्लाह करे तो न सिर्फ निजाम बेहतर होगा बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने सियासी जमातों पर भी जोर दिया कि वो ऐसे मवाद की फराहमी से गुरेज करें जो बाद में जाली खबरों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहस के इख्तिताम पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को हिदायत दी कि दीगर रियासतों के कवानीन का जायजा लेकर एक जामा बिल तैयार किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जाली खबरों के मसले पर मौसर काबू पाया जा सके। खातिन हजरात, आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं और यह मौजू बहुत अहम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और गलती से आपकी गाड़ी दूसरे के साथ टकरा जाए और जो आगे वाला ड्राइवर होगा, गाड़ी चलाने वाला होगा, वो आपके साथ बहस शुरू कर दे और इसी असना में, इसी तू मैमे में आपकी बहस जो है, हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, कोई उसकी फिल्म बनाएगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा
और इस असना में हम जानते हैं कि जब तूतू में होती हैं, गर्मा गर्मी होती है, तो इस बीच कुछ गलत अल्फाज भी मुंह से निकल जाते हैं। और इस असना में उसी वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे डाला जाए, उसको एक खबर बनाया जाए और फिर आपके बारे में कहा जाए कि देखो जी बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ा बदतमीज शहरी है, तो आपको कैसा लगेगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पे आपके बारे में बहुत गलत अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि आप हकीकी जिंदगी में आप बड़े इज्जतदार हैं, बड़े शरीफ हैं और लोगों का ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन 2 मिनट की वीडियो दुनिया के सामने आपको क्या दिखाती है, 2 मिनट की वीडियो आपको दुनिया के सामने कैसे पेश करती हैं, ये एक अहम सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज सोशल मीडिया के बारे में बहस हुई, जाली खबरों के बारे में बहस हुई असेंबली के अंदर, और यह तय पाया गया कि हुकूमत एक कानून लेकर आएगी ताकि ऐसी चीजें अवाम के साथ ना हो, गलत खबरें लोगों तक ना पहुंचे, और वो खबरें भी लोगों तक ना पहुंचे जिनकी वजह से आम शहरियों की जिंदगी, आम शहरियों की इज्जत पामाल हो जाती है। यानी ख़वातीन और हज़रात, आज हम एक अहम और संजीदा मसले पर बात करने जा रहे हैं और सवाल सीधा है, क्या जम्मू व कश्मीर में जाली खबरों का सैलाब रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान है या नहीं। राजौरी से एमएलए इफ्तिखार अहमद ने जो बात उठाई है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो एक वार्निंग है। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया, गैर रजिस्टर्ड पोर्टल्स और बेलगाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। और मैं पूछता हूं क्या यह काबिल कबूल है? क्या हम एक ऐसे माशरे की तरफ जा रहे हैं जहां हर शख्स खुद को सहाफी समझकर कुछ भी नशर कर दे? क्या हुकूमत सो रही है? क्या कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म मौजूद है? इफ्तिखार अहमद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आजादी इजहार अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी कहां है? अगर कोई जानबूझकर झूठी खबरें फैला रहा है, आवाम को गुमराह कर रहा है, समाज में इंतशार पैदा कर रहा है, तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यहां सवाल आजादी का नहीं, यहां सवाल जवाबदेही का है। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और अगर इसको बगैर किसी निजाम के छोड़ दिया जाए तो यह ताकत खतरा बन जाती है। इफ्तिखार अहमद एमएलए राजौरी ने एक जामा कानून साजी की बात की और मैं इसकी भरपूर तायीद करता हूं, क्योंकि जब तक एक वाज़ा फ्रेमवर्क नहीं होगा तब तक न जाली खबरें रुकेंगी, न आवाम को सही मालूमात मिलेंगी। तो आज के सबसे अहम सवाल में आज के सबसे अहम सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने गवर्नमेंट को हिदायत दी कि आप इस सिलसिले में एक कानून लेकर आइए ताकि इस सब को रेगुलेट किया जाए। तो क्या हुकूमत इसी सेशन में यह कानून लेके आएगी? ये एक अहम सवाल है। क्या कानून मजबूत होगा या फिर हम इसी तरह अफवाहों के साए में जीते रहेंगे? यह बहस खत्म नहीं हुई है, यह बहस अभी शुरू हुई है और मेरे साथ जुड़ेंगे एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद। ख़वातीन और हज़रात, आज के मुआशरे में यह जरूरी है, आज के मुआशरे में यह जरूरी है कि कोई आपकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे ना डालें। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जाली खबरों और गलत मालूमात के मसले पर जारी बहस के दौरान राजौरी से एमएलए इफ्तिखार अहमद ने इस मामले पर इज़हार ख्याल करते हुए ऑनलाइन मीडिया को मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर जोर दिया। इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया और गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बेकाबू फैलाव के बाई जाली खबरों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे अवाम में उलझन और गलत फहमियां पैदा हो रही है।
उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत एक वाज़ा और मौसर निज़ाम मुतारिफ कराए जिसके तहत तमाम ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सके ताकि गैर मुसद्दक़ा मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। उनका कहना था कि आज़ादी इजहार अपनी जगह अहम है, ताहम इसके साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दानिस्ता तौर पर झूठी खबरें फैलाकर माशरे में इंतशार पैदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक जामा कानून साजी के जरिए ही इस मसले पर काबू पाया जा सकता है और अवाम को मुस्तनिद और काबिल एतमाद मालूमात फराहम की जा सकती हैं। इफ्तिखार अहमद ने अपनी तकरीर के दौरान असेंबली के अंदर उन्होंने कहा कि हमने ऐसी मिसालें देखी हैं जहां पे कुछ लोग फेसबुक पे एक पेज बनाते हैं और उसके बाद अपने आप को सहाफी कहते हैं। उन्होंने असेंबली के अंदर अपनी तकरीर के दौरान कहा कि ऐसे फेसबुक पेजेस बनाकर लोग खुद को सहाफी कहते हैं और फिर गलत अफवाहें और जाली खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं जिनकी वजह से लोगों में गलत फहमी पैदा होती है और कभी कभार हमने ये भी देखा है कि बड़े पैमाने पर आम लोग बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। और इन्हीं मामलात पर बात करते हुए कई और एमएलएज ने भी ये हुकूमत से मांग की कि इस बारे में एक मौसर कानून साजी की जाए और सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। सोशल मीडिया को इस हवाले से रेगुलेट किया जाए कि जो लोग सोशल मीडिया फेसबुक पेज बना के खुद को सहाफी कहते हैं, यह देखा जाना चाहिए कि उनकी डिग्रियां क्या है, उन्होंने कहां पे जर्नलिज्म की ट्रेनिंग की है और कितने अरसे से वो जर्नलिज्म में हैं। क्योंकि आम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मियां बीवी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, दो पड़ोसियों का झगड़ा, ये तमाम बातें जो हैं एक फेसबुक पेज बनाकर उस पर रख दी जाती हैं और लोगों का यह कहना है कि जब ऐसा किया जाता है तो खानदान, रिश्तेदारी, उसमें दरारें बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये फिर सिर्फ दो पड़ोसियों का झगड़ा नहीं रहता, ये फिर मियां बीवी का झगड़ा नहीं रहता, ये फिर सास बहू का झगड़ा नहीं रहता, बल्कि इसमें मुदाखलत फिर आम लोगों की होती है जो सोशल मीडिया पे मियां बीवी की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, दो पड़ोसी की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि गंदी गंदी गालियां भी सोशल मीडिया के कमेंट्स में देखी जाती हैं। इस हवाले से अगर कुछ इकदाम सरकार उठाने जा रही है तो अच्छी बात है। इस हवाले से मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे एमएलए राजौरी क्या कुछ कहते हैं असेंबली के अंदर इस मौजू पर। क्योंकि हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे पेज बनाकर वो हाथ में माइक पकड़कर वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। इसमें एक सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा आदमी मीडिया है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो जो अगर मीडिया का काम कर रहा है तो उस पे एक चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो फेक वीडियो इतनी फैल जाती है कि उसमें इमेज भी डैमेज होती है और लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं होता। तो इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जो मशरूम ग्रोथ है, मीडिया जो अच्छे मीडिया हाउसेज है, बहुत मीडिया हाउसेज अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसे मीडिया आजकल ये है कि इतने मीडिया हो गए हैं, मीडिया कर्मी हो गए हैं कि कोई भी अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करता है और वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। उस पर सरकार की तरफ से एक पॉलिसी होनी चाहिए और सरकार उस पर एक पॉलिसी लाए, उस पर रूल फ्रेम हो और वो रजिस्टर्ड हो और अकाउंटेबल हो कि अगर कोई भी फेक न्यूज फैलाता है, वो किसी की इमेज को टर्निश करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। आपने मुझे मौका दिया। तरीके से आज सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात असेंबली के अंदर की गई। वो ये वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग और बेशतर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर उनके छोटे मोटे झगड़ों की जो तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल की जाती हैं और इसमें जर्नलिज्म एथिक्स कहीं पे भी नज़र नहीं आती। और वहीं पे ये बात भी
लोग जो है सामने रख रहे हैं। कहा जाता है कि अब ये फेसबुक पे पेज बना के फिर लोगों के बेडरूम तक घुस जाते हैं। ये सोशल मीडिया पेज बना के किसी के भी घर में घुस जाते हैं और वहां पे जो है वीडियोग्राफी शुरू कर देते हैं। और सवाल ऐसे होते हैं कि मीडिया के एथिक्स उसमें नहीं होते, जर्नलिज्म के एथिक्स उसमें नहीं होते। और इस हवाले से आज असेंबली के अंदर ये आवाज़ उठी कि इस सिलसिले को रेगुलेट करना होगा और इस सिलसिले में ऐसे इक़दाम उठाने होंगे ताकि समाज को इस बिद्दत से बचाया जा सके। वहीं पे सबसे अहम बात यह भी है कि जिस तरीके से आज स्पीकर अब्दुल रहीम रतर ने भी हुकूमत को हिदायत जारी कर दी है कि इस सिलसिले को संजीदगी से ले और इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम उठाए, तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या वाकई में जो स्पीकर की हिदायत है उस पर अमल किया जाता है और क्या आने वाले दिनों में वाकई में हमारे पास एक ऐसा कानून होगा ताकि मियाँ बीवी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, दो पड़ोसियों का झगड़ा सोशल मीडिया पे वायरल ना किया जाए और ट्रोलिंग उन लोगों की ना की जाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो अपने आलमी रवाबित को इस्तेमाल करते हुए इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर असेंबली में खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला का कहना था कि वजीर आजम के अमेरिका और इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और इन्हें चाहिए कि वो इन रवाबित को बरोईकार लाते हुए खित्ते में अमन के कयाम के लिए कोशिशें करें। उन्होंने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि उनके दौर में भी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस जंग की मजम्मत करते हैं और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई समेत दीगर रहनुमाओं की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसानियत की बुनियाद पर मजहब से बालातर होकर इस तनाज़ा को खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। असेंबली इजलास के दौरान यह बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन तनवीर सादिक की दरखास्त पर दिया गया। ताहम वजीर आला ने वाज़ा किया कि इस मामले पर ऐवान के तमाम अराकीन की राय यकसा नहीं, इसीलिए वो पूरे ऐवान की नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर बीजेपी के रहनुमा श्यामलाल शर्मा ने एतराज उठाते हुए कहा कि यह मामला असेंबली के दायरे इख्तियार में नहीं आता और इस पर बहस या करारदाद पेश नहीं की जा सकती। अपने रद्द अमल में उमर अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि इस जंग के असरात बराह रास्त जम्मू कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जंग के आगाज पर कश्मीर के तुलबा ईरान में फंस गए थे, जबकि अब ईंधन की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने एहतजाज करते हुए मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली ने जो है आज असेंबली कार्रवाई के दौरान असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर जमा होकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मजहबी व सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत का मुतालबा किया। यह एहतजाज ऐसे वक्त में सामने आया जब मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिसके असरात खत्ते से बाहर भी महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुजाहरे के जरिए सरहद पार हमलों और टारगेट किलिंग के खिलाफ अपना मौक़िफ़ वाज़ा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती में हम खड़े हैं। उनका कहना था कि पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस मामले में मुत्तहिद है। और श्रीनगर से मुत्तहदा मजलिस उलमा की एक आला सतही वफद ने, जिसकी क़यादत मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं,
नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफी डॉक्टर मोहम्मद फतह अली से मुलाकात की। वफद में मुफ्ती नासरुल इस्लाम, आगा सईद हसन अल मुसवी और आगा सईद हादी और आगा सईद मुश्तबा भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफद ने आयतुल्ला खामनाई, इनके अहल खाना और दीगर ईरानी क़यादत की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वफद ने कहा कि कश्मीरी अवाम आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर इंतहाई अफसुर्दा है, जो आलमी इस्लाम की एक बावकार और बाअसर शख्सियत थे। उन्होंने ईरान के खिलाफ जारी जंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह सूरत हाल खत्ते के अमन के लिए खतरनाक है। वफद ने उम्मीद जाहिर की कि सफारती कोशिशें कामयाब होंगी और जारी कशीदगी का खात्मा होकर खत्ते में अमन व इस्तिकाम बहाल होगा। इस मौका पर वफद ने कश्मीर और ईरान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात को भी उजागर किया और कहा कि कश्मीर को तवील अरसे से ईरानी सगीर कहा जाता रहा है, जो दोनों खत्तों के गहरे रवाबित की अक्कासी करता है। मुतहदा मजलिस उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद, साबित कदमी और इज्तिमाई दुआ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मौके पर मीरवाइज ने ईरान एम्बेसी के विजिटर्स बुक में अपनी कॉन्डोलेंस कलमबंद कर दिए और उन्होंने अंग्रेजी में जो लिखा, हम उसका उर्दू तर्जुमा आपको बताते हैं और मैं तर्जुमा पढ़ता हूं। आयतुल्ला खामनाई के अलमनाक कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम, बाअसर और दूर अंदेश रहनुमा से महरूम हो गई है, जिनकी आवाज़ सरहदों से कहीं आगे तक गूंजती थी। जो वह कश्मीर की क़यादत और अवाम इस गम की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और दिली ताज़त पेश करते हैं। हम दुआगू हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को मग़फ़िरत अता फरमाए और इनके अहल खाना और ईरानी अवाम को सब्र, हौसला और इस्तिक़ामत अता करे। मीरवाइज कश्मीर ने भी जो है ये अल्फाज जो है विजिटर बुक में दर्ज कर दिए, अपनी ताज़ियाती तासरात जो है कलमबंद करते हुए। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। मैं मुदस्सिर याकूब आपसे बराह रास्त रहा एएनए न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से और अभी आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ एएनए न्यूज़ के श्रीनगर स्टूडियो से। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। एएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है।